प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से कर पाएंगे आप। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे तो बहुत अच्छे अंकों को अर्जित कर पाएंगे। ठीक ना। प्रकरण है समास का और समास में अव्ययी भाव चल रहा है। तो अव्ययी भाव पर हम जो सूत्र पढ़ रहे हैं, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला, तो यही जो है सूत्र की हम चर्चा करेंगे और नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको कहीं पे भी डाउट रहती है आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे, आपके सारे कमेंट हम देखते रहेंगे। ठीक ना। सूत्र क्या था? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात अर्थ और फिर क्या था? यथा आन पूर्व आन पूर्व और योगपद सादृश्य योगपद सादृश्य था और फिर संपत्ति और साकल्य अंत वचनेषु। अंत था फिर वचनेषु था। इन अर्थों में क्या होता था? अव्ययी भाव समास होता था, है ना। इन सब चीज़ों को हम बताए थे और बहुत सारी चीज़ें बात कर लिया था। इसमें से संपत्ति तक हमने बता दिया था, ये शायद सादृश्य कल के क्लास में छूट गया और साकल्य और अंत बचा है। अव्ययी भाव में इन तीनों के अर्थ आज बता देते हैं। इनमें से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हमने बता दिया, उनको अच्छे तरह से ध्यान दे लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। ठीक ना। जैसे पश्चात अर्थ, यथा के 4 अर्थ, ये सारी चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली। आन पूर्व अर्थ, समृद्धि अर्थ, समीप अर्थ, विभक्ति अर्थ, है ना। जैसे अधिहरि हमने बताया था विभक्ति अर्थ में, है ना। तो इस तरह से सारे अर्थों को आप समझेंगे। जहां जहां इनका अर्थ जिस तरह से निकलता है उसमें अव्ययी भाव कहां पर होता है, ये चीजें आपसे बात कर लिए हैं। आप इनको दोहराते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये सूत्र आपको नहीं याद होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप उदाहरण जानते रहेंगे। सारे उदाहरणों को याद कर लीजिए कि अव्ययी भाव कहां होता है ना। अव्यय कैसे होता है, पहला पद अव्यय होता है, दूसरा संज्ञा होता है। इस तरह की चीजें आप जाने रहेंगे तो दिक्कतें नहीं होंगी। ये सूत्र आपसे नहीं पूछेगा, कदापि नहीं पूछेगा। हो सकता है आपसे अर्थ भी ना पूछे कि किस अर्थ में हुआ है, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा कि इस पद में कौन सा समास है। तो इन सारे अर्थों को यदि आप अर्थाभाव का, व्यर्थी का, समृद्धि का, विभक्ति अर्थ का, है ना, समीप अर्थ का, सारे अर्थों में जिस तरह से समास हुआ है ये चीजें आप जाने रहेंगे तो उतना ही आप कम से कम नहीं तो 75 या 80% आप जान गए। और यदि मान लीजिए अर्थ जान लेंगे तो और अति उत्तम हो जाएगा, है ना। किस अर्थ में हुआ, साकल्य अर्थ में हुआ, समीप अर्थ में हुआ, समृद्धि अर्थ में हुआ, अत्यय अर्थ में हुआ, यथा अर्थ में हुआ, यथा के कितने भेद हैं। इस तरह के सवाल इस सूत्र से आपको जानने में मिलेंगे और बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। इसलिए आप जरूर से जरूर इसको 2-3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक ना। आगे चलते हैं। इसका जो कौन सा ये सादृश्य वाला छूट गया था, सादृश्य के विषय में हम बात कर लेते हैं। तो सादृश्य के बाद फिर इसको अंत करेंगे। थोड़ा सा 2-3 है, इस 2-3 को हम बता देते हैं, फिर इसके बाद अंत कर देंगे। फिर इसके बाद फिर अगले सूत्र पे चलेंगे। ठीक ना। तो क्या है सूत्र? सादृश्य अर्थ में, सादृश्य अर्थ में अव्ययी भाव समास कैसे होता है वो जानना है। ठीक ना। किसी को कोई डाउट हो रहा हो तो अभी पूछ लीजिएगा। ठीक ना। सादृश्य नहीं हुआ था, ठीक ना। ये सादृश्य की ही परिभाषा है। ठीक है। समान या एक जैसा अर्थ देने पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे सदृश सख्या, सदृश सख्या, ये क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा। इसका समासिक पद बनेगा ससखी। ठीक ना। ससखी हो जाएगा। मित्र के समान या मित्र के जैसा, ठीक ना। ये देख लीजिए सादृश्य अर्थ में है। ठीक ना। तो ये ससखी जो है, ये देख लीजिए सा जो लगा है ये अव्यय है, तो आप इससे ससखी में यदि आपसे पूछ लेगा कि कौन सा समास है तो सा लिखा हुआ अव्यय पहला पद है, तो इससे कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक ना। ये चीज जाने रहिएगा। जैसे सदृश वर्णयन, सदृश वर्णयन, तो क्या हो जाएगा? इसका जो समासिक पद हो जाएगा समवर्णम हो जाएगा। ठीक ना। एक जैसा वर्ण या एक जैसा रंग,
आगे चलें। अब देख लीजिए यहां पे शाकल्य अर्थ। शाकल्य अर्थ अब आता है। शाकल्य का अर्थ क्या हो जाएगा, सबको शामिल कर लेना। ठीक है, सबको शामिल कर लेना या संपूर्णता कह सकते हैं इसमें। सर कमेंट चला दीजिए थोड़ा सा। जैसे इसमें उदाहरण आपको जैसे देखने को मिलेगा, समास जैसे दे दिया कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको देखने को मिलेगा सत्रिणम। सत्रिणम, सत्रिणम जो हो जाएगा इसमें कौन सा समास है, तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास। इसका सामासिक विग्रह जो हो जाएगा वो तृणमपि अपरित्यज्य हो जाएगा। ठीक है ना, तृणमपि अपरित्यज्य सामासिक विग्रह। सत्रिणम का जो है सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा, तृणमपि अपरित्यज्य। और कल एक सूत्र हमने आपसे बताया था अव्ययी भावे चकाले, तो अव्ययी भावे चकाले में सत्रिणम को जैसे अलग करेंगे तो जानते क्या बनेगा, सह धन तृणम बनेगा। सह धन तृणम, तो कहा था कि यदि बाद में कालवाची शब्द हो तो सह का सह रहेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। सर ये क्या हो गया, अव्ययी भावे चकाले कल हमने सूत्र बताया था कि यदि कालवाची बाद में समास रहेगा, समासिक पद रहेगा, यदि कोई पद रहे तो बाद पहले यदि सह रहेगा तो उसका सह का सह बना रहेगा, यदि इधर कालवाची शब्द ना रहेगा तो सह का केवल क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। तो यहां पर सत्रिणम इसलिए हुआ है, लेकिन इसका यदि विच्छेद करेंगे तो यही सह धन तृणम बन जाएगा। सह तृणम का यदि सामासिक पद बनाएंगे तो सत्रिणम बनेगा। ठीक ना, ये चीज जाने रहिएगा। और इसमें कुछ नहीं है, इसमें यदि इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ निकलेगा जैसे तिनका तक, तिनका तक। ठीक ना, तिनका, सत्रिणम मतलब तिनका तक, मतलब जैसे आग लग जाए किसी घर में तो कहते हैं ना तिनका तक जल गया, कुछ नहीं बचा है ना, तो उसी को कहते हैं सत्रिणम। ठीक ना, इसका यही भाव निकलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं जो है अंत अर्थ में। क्या है अंत अर्थ, देखिए कोई डाउट रहा करता है तो आप थोड़ा सा बता दिया करिए, कभी कभी गलतियां हमसे भी हो सकती हैं, यहां मानवीय त्रुटि हो जाती है, यदि दिक्कत रहे कहीं पे भी तो आप बताइएगा जरूर। ठीक ना, सुपर टेट की क्लास कब से होगी सर, सुपर टेट की क्लास बस देखिए एक चीज आपसे विशेष तौर से कहें, जो चीजें यूपी टेट में है वही सारा सिलेबस सुपर टेट का है। मतलब संस्कृत की बात कर रहे हैं, जो संस्कृत में यूपी टेट का जो पूरा सिलेबस है वही सुपर टेट में भी पूरा सिलेबस है, लेकिन उसमें कम पूछता है, 10 अंक का पूछता है, यहां पर 30 अंक का पूछता है। पढ़ना उतना ही पड़ता है, तो आप अभी से जैसे पूरा पढ़े रहेंगे तो आप कुछ ना कुछ फायदे में रहेंगे, कहने का मतलब यह है। और जब भी चलेगा बैच सुपर टेट के लिए स्पेशल तौर से, तब आप फिर उसको देख लीजिएगा, लेकिन अभी से यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। ठीक ना, तो अंत का अर्थ क्या है, अव्ययी भाव कहां होता है, तो पर्यंत या तक अर्थ में। ठीक ना, पर्यंत या तक अर्थ में अव्ययी भाव समास। ठीक ना, ये जान लीजिए अंत का क्या होता है, मतलब पर्यंत होता है या तक। जैसे मान लीजिए सीमा 1 से लेकर 10 तक, तो 10 क्या हो गया, अंत हो गया है ना। तो अंत का मतलब या तो पर्यंत कर दीजिए या तो तक कर दीजिए, है ना। पर्यंत का मतलब इसके बाद अब कुछ ना हो, 10 के बाद कुछ ना हो, लेकिन तक का मतलब 1 से लेकर 10 तक। यदि मान लीजिए एक उदाहरण देख लीजिए, 1 से लेकर 10 तक की गिनती, तो मतलब 10 क्या हो गया, 10 लास्ट हो गया है ना, अंत हो गया यहां पर। ठीक है ना, ये चीज जाने रहिएगा, वही भाव दे रहा है यहां पर। तो इस अर्थ में यदि आएगा तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए इसका, देख लीजिए अब जो है ये लास्ट है, इसके बाद दूसरा सूत्र चलेगा। अच्छी तरह से थोड़ा सा बोझिल से होंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक ना, तो क्या है इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे लंका कांड पर्यंतम, लंका कांड पर्यंतम, तो लंका कांड पर्यंत मतलब लंका कांड के अंत तक। मान लीजिए किसी को कहानी सुनाई जा रही हो लंका कांड की, तो जैसे कोई जग रहा हो, रात में लंका कांड का प्रोग्राम चल रहा हो, लंका कांड चल रहा हो, है ना, तो कोई शुरू से जग रहा हो, तो मान लीजिए लंका कांड तक वो जगा, इसके बाद जो है मान लीजिए अंत में वो सो गया, है ना। तो इस तरह से यदि बात कहनी होगी तो कहां तक जगा, मतलब लंका कांड पर्यंत तक चला प्रोग्राम, या आज की रात में कहां तक प्रोग्राम चला, लंका कांड का प्रोग्राम, या आज की कहानी कहां तक खत्म हुई, लंका कांड पर्यंत। तो इसका मतलब अंत कहां तक हुआ, लंका कांड तक। तो ये वही अर्थ दे रहा है। ठीक ना, बहुत परेशान मत होइएगा, बहुत आसान है और समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सा लंका कांडम
है ना, इसका क्या हो जाए सलंका कांडम, ये इसका समासिक पद बन जाएगा सलंका कांडम, लंका कांडम। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, लंका कांड की समाप्ति तक, समाप्ति तक, ठीक ना, लंका कांड की समाप्ति तक। इसी तरह बाल कांड पर्यंतम, बाल कांड पर्यंतम, तो इसका भी समासिक पद बनेगा सबाल कांडम, सबाल कांडम हो जाएगा इसका समासिक पद, और इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बाल कांड की समाप्ति तक। जी कोई दिक्कत जी, अंबेडकर नगर वाले कितने हैं भैया, हाँ भैया हाथ वाथ उठवा लीजिए जितने हो, है ना, जौनपुर से भी कोई है दोस्त, मंगल पाल जी, मंगला पाल, गुंजन प्रजापति, लंका कांड जी, सभी लोग देख लीजिए, बिल्कुल परेशान होकर मत पढ़िए, बिल्कुल टेंशन लेकर बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल ये समझ लीजिए कि बस मजा लेकर पढ़ रहे हैं। हाँ, जो समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, और फिर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट एक धीरे से कर दीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा है, या सर यहाँ पर ऐसा कैसे हो गया है ना, तो आप भी कमेंट करिए। देख लीजिए आप देख रहे हैं तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि गलत ना पढ़ें और ना गलत सुने, है ना, तो यदि गलत हो तो आप भी बता दिया करिए। वैसे गलत होता नहीं है, लेकिन मानवीय त्रुटि सबसे हो सकती है ना, यदि मान लीजिए गलत कहीं लिख जाए तो। जैसे बाल कांड पर्यंतम सबाल कांडम, इतना समझ में आ गया। यदि आपसे पूछ लिया सबाल कांडम में कौन सा समास है, तो लंका कांडम में कौन सा समास है, तो यहां पर आप बताएंगे अव्ययी भाव समास है। किस अर्थ में हुआ है, तो अंत के अर्थ में हुआ है अव्ययी भाव समास। इतनी बात आपको जाननी है, ठीक ना। एक उदाहरण और देख लीजिए, अग्निग्रंथ पर्यंतम, अग्निग्रंथ पर्यंतम, ठीक ना, अग्निग्रंथ पर्यंतम क्या हो जाएगा, शाग्नि, है ना, शाग्नि। ये शाग्नि का मतलब सा लग जाएगा और बड़ा जो अग्नि का है वो इसमें मिल जाएगा तो शाग्नि हो जाएगा, है ना। तो केवल शाग्नि का ही केवल इतना समासिक विग्रह बनेगा, अग्निग्रंथ पर्यंतम, ठीक है ना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अग्निकांड की समाप्ति तक, ठीक ना, ये अर्थ हो जाएगा इसका। इतना सब लोग नोट करते चलेंगे, विशेष तौर से कोई डाउट ना रहे किसी को, इसका समासिक विग्रह और ये चीजें तो बिल्कुल याद रखिएगा कि इसमें साग्नि दे दिया, साग्नि में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। ये ज्यादातर आपसे पूछेगा, भले ना अर्थ करवाए, लेकिन पद जरूर आपसे पूछ लेगा, सलंका कांडम, सबाल कांडम या आदिहरि, है ना, या और जितने भी उदाहरण हमने बताए ये सारे में अव्ययी भाव था, तो सारे उदाहरण आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये अव्ययी भाव के उदाहरण है, ठीक ना। अर्थ कुछ भी निकल रहा है, एक बार दो बार देख लीजिए, याद हो रहा है तो अति उत्तम है, नहीं याद हो रहा है तो लेकिन उदाहरण आपको जरूर याद रहने चाहिए कि ये उदाहरण में अव्ययी भाव के हैं, ठीक ना। इतना जाने रहिए, बहुत ज्यादा लोड लेकर पढ़ेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। लोड नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। अनूप कुमार जी, गुरु जी आप बहुत मजा ले रहे हैं बट गुस्सा मत होइएगा। काहे भैया, हम कहां मजा ले रहे हैं भैया, ठीक है। आगे चलें, अगला उदाहरण है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ठीक ना। ये सूत्र है, ये सूत्र नोट कर लीजिए। देखिए कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वो उदाहरण साकल्य अर्थ वाला, आपने कहा कि साकल्य अर्थ पढ़ लिए, हमने कहा नहीं पढ़ा है। यदि दोबारा भी हो जा रहा तो आपके हित में है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नुकसान करने वाली कोई चीज ऐसी है नहीं, है ना। तो ये वाला उदाहरण सूत्र आप नोट कर लीजिए, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ये क्या कहता है, इसके विषय में भी आपको जानना है। ह्रस्व का मतलब क्या हो गया, ह्रस्व हो गया, है ना। ये सूत्र का पदच्छेदन आप देख लीजिए, और नपुंसक और ये प्रातिपदिक, वैसे इसका मतलब क्या है, प्रातिपदिक मतलब षष्ठी एक वचन का है, नपुंसके ये सप्तमी एक वचन का है। नपुंसके सप्तमी एक वचन का कैसे है, आप देख लीजिए, क्लियर थोड़ा सा भिड़ाइएगा। बालक का सप्तमी एक वचन में क्या बनता है, बालके बनता है। रूप आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा रूप याद करते चलेंगे तो आपको और सहजता होगी समझने में, है ना। तो ह्रस्व, जो ह्रस्व है वो विसर्ग का, देखिए हमने अभी विसर्ग संधि में बताया था, ऊ को ओ हो जाता है ना, तो यहां पर भी प्रथमा का एक वचन है ना। तो ये क्या कहता है, नपुंसक लिंग बाद में हो जाता है, प्रातिपदिक का पहले ह्रस्व होता है, फिर इसके बाद में क्या हो जाता है, उसका नपुंसक लिंग में एक वचन में हो जाता है। नपुंसक लिंग में एक वचन की अव्ययी भाव का स्वरूप ही ऐसा है।
अव्ययी भाव में पहले ही बताया कि नपुंसक लिंग एक वचन में होता ही है, इसका स्वरूप ही ऐसा है ना। तो पहले यदि ह्रस्व वो दीर्घ रहेगा तो उसको ह्रस्व करेंगे, किसको, प्रातिपदिक को। कोई मूल पद हो, प्रातिपदिक किसे कहते हैं, मान लीजिए ये पेन है तो ये प्रातिपदिक हो गया है ना, कलम है कोई प्रातिपदिक हो गया, घड़ी है प्रातिपदिक हो गया, राम किसी का नाम ले लीजिए वो प्रातिपदिक है, ठीक ना। मूल जो शब्द है वो क्या है, प्रातिपदिक है, ये जान लीजिए, है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं। तो प्रातिपदिक क्या हो गया, जो नाम है वो प्रातिपदिक है, तो उसको यदि वो अंत में दीर्घ रहे, मान लीजिए कैसे, जैसे नदी हो तो नदी को क्या कहेगा कि ह्रस्व कर दीजिए, तो ह्रस्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। तो नपुंसक लिंग एक वचन में भी वही रहेगा, है ना। यदि मान लीजिए कोई और होता तो उसका जैसे गंगा हो जाता, जैसे उप गंगा, ऐसा उप गंगा, जैसे उप गंगा ऐसा लिखा है तो ह्रस्व करेंगे तो क्या बनेगा, उपगंग बन जाएगा। लेकिन नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में मां जोड़ देंगे, उपगंगम हो जाएगा, है ना। तो यही चीज इस सूत्र में बताएगा, बिल्कुल आप परेशान होकर बिल्कुल मत बैठिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अच्छे तरह से आप नोट करते चलेंगे तो सब कुछ समझ में आता भी जाएगा, ठीक ना। आगे चलें, देख लीजिए इसमें क्या कहता है ये, दूसरे पद का अंतिम वर्ण लिख लीजिए, दूसरे पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो ह्रस्व कर दिया जाता है, ह्रस्व कर दिया जाता है, ठीक ना। ह्रस्व कर दिया जाए, यदि दीर्घ रहे, जैसे अभी हमने बताया ना कि गंगा रहे तो उपगंग हो जाएगा ना, उपगंग रहा, उपगंगा को उपगंग कर दिया तो दीर्घ रहे तो ह्रस्व हो जाएगा, ठीक ना। इतनी बात जान लीजिए। अच्छा, जैसे जो मान लीजिए बड़ा आ रहेगा तो बड़ा आ को तो क्या करेंगे, छोटा आ कर लेंगे, बड़ी ई यदि रहेगा तो क्या करेंगे, छोटी ई कर लेंगे। लेकिन यदि ए या आई रहेगा तो क्या करेंगे, ए या आई रहेगा तो भी इनका ह्रस्व में जानते हैं क्या करेंगे, ई कर देंगे। और क्या करेंगे, यदि ओ या औ रहेगा तो क्या करेंगे, इसका ऊ कर देंगे, ह्रस्व ऊ कर देंगे, ठीक ना। ये चीजें जाने रहिएगा, इसमें लिख लीजिए, थोड़ा सा और लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यदि अंत में क्या हो, ए या आए रहे तो उसके स्थान पर ह्रस्व ई हो जाएगा, ठीक ना। और ओ या औ रहे तो ह्रस्व ऊ हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतना नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। धर्मेंद्र निषाद, नपुंसक क्यों, नपुंसक लिंग देख लीजिए, नपुंसक लिंग का जो अव्ययी भाव होता है, अव्यय जुड़ता है तो सारा पद अव्यय हो जाता है, लेकिन उसका स्वरूप क्या होता है, वो नपुंसक लिंग की तरह रहता है ना, वो नपुंसक लिंग में ही रहता है। एक तरह समझ लीजिए। यदि एक चीज और जान लीजिए, जैसे जलम है, जलम है तो जलम तो मान लीजिए नपुंसक लिंग हो गया, है ना। मान लीजिए वनम है ना, ये चीजें यदि नपुंसक लिंग में है, लेकिन एक सूत्र और आया अव्ययी भावश्च आया, उसने कहा कि यदि किसी ने कहा कि यदि भैया समासिक पद बनेगा तो फिर उसमें क्या करेंगे, तो अव्ययी भावश्च ने कहा च माने और, तो कहा कि यदि जब समासिक पद बन जाएगा तो फिर औरों को भी नपुंसक लिंग में बना लिया जाएगा, ठीक ना। जो भाई नपुंसक लिंग थे तो वो तो थे ही, लेकिन कहा कि यदि समासिक पद बनाया जाएगा तो फिर उनको भी नपुंसक लिंग में कर लिया जाएगा। ये अव्ययी भावश्च आपके प्रकरण में नहीं था, लेकिन आपके समझने के लिए आपका प्रश्न रहा तो इसलिए यहां पर हमने बात कर ली, ठीक ना। सर एक बार और, आशीष यादव, अच्छा, कहता है कि दूसरे पद का अंतिम वर्ण दीर्घ हो तो ह्रस्व कर दिया जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमने बताया कि उपगंगा क्या है, ये अव्ययी भाव समास है, तो ये कहता है कि यदि अंत में दीर्घ रहे, अंतिम ये गंगा वाला जो अंतिम है ये दीर्घ रहे तो इसको क्या कर देते हैं, ह्रस्व कर दिया जाता है। तो ह्रस्व कर देंगे तो क्या बन जाएगा, उपगंग बनेगा कि नहीं भैया, बनेगा, उपगंग बनेगा। उपगंग बनेगा तो फिर इसको नपुंसक लिंग एक वचन में क्या करेंगे, इसको उपगंगम कर देंगे, मकार जुड़ जाएगा। जैसे फलम, हाँ, फल का जो मूल प्रातिपदिक है वो फल है, लेकिन यदि नपुंसक लिंग में देखते हैं तो फलम हो जाता है ना। तो इस तरह से ये उपगंगम हो गया है ना, ये नपुंसक लिंग एक वचन का बन गया है अब, ठीक ना। इस तरह की बात कह रहा है। तो ह्रस्व कर दिया जाता है यदि अंत में ए या आय रहे,
यदि ए या ऐ रहे तो ई हो जाएगा, ओ या औ रहे तो ऊ हो जाएगा, और बड़ा आ का तो ह्रस्व आ होता ही है, छोटा आ हो जाता है बड़ा आ का, और बड़ी ई रहेगा तो छोटी ई हो जाएगा, उसमें तो कोई बताने वाली चीजें नहीं है। लेकिन जहां पर थोड़ा सा डाउट था वो चीजें हमने क्लियर करवाया कि यदि ए या ऐ रहेगा तो इसका ह्रस्व में ह्रस्व ई हो जाएगा, यदि ओ या औ अंत में रहेगा तो उसका क्या कर देंगे, ह्रस्व ऊ कर देंगे। ठीक ना, इतनी बात केवल जानना है। अभी उदाहरण देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जी रागिनी पांडे जी, उपगंगम जी, समझ में आ गया। धर्मेंद्र निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मन से आप पढ़ते रहेंगे, नहीं समझ में आता आपने कमेंट किया, हमने बता दिया, आपको समझ में आ गया है ना, तो आप भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट है ना। चलें आगे देख लीजिए, इतनी बात समझ में आई, जितना हमने बताया उतना समझ में आ गया ना कि ए और आई रहे अंत में तो उसके स्थान पे क्या कर देंगे, ह्रस्व इकार कर देंगे। यदि ओ या औ रहे तो उसके अंत में है ना, किसी पद के अंत में ओ या औ रहे तो उसका फिर क्या कर देंगे, वहां पर ह्रस्व ऊ कर देंगे। इतनी बात जाननी थी है ना। अब उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है जैसे उपधन गंगा देख लीजिए, मान लीजिए उपगंगा तो हमने बता ही दिया, एक बार और देख लीजिए, उपगंगा है। उपगंगा देख लीजिए, उप जो लगा है ये अव्ययी भाव का वाचक है, पहला पद क्या है, अव्यय है। उप 22 उपसर्गों में आपने देखा होगा उप आया होगा, तो जो उपसर्ग होते हैं वही अव्यय कहलाते हैं, इतनी बात आप जान रहे हैं। तो उपगंगा, गंगा में उप लगा है, गंगा एक प्रातिपदिक और संज्ञा वर्ण है ना, तो संज्ञा के साथ अव्यय लग गया तो ये पूरा पद क्या हो गया, अव्यय हो गया। अब इसका कोई रूप चलेगा नहीं, जब अव्यय किसी पद के साथ लग जाता है तो फिर उसका किसी विभक्ति और किसी वचन से कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक ना, वो फिर उसी तरह का बना रहेगा। ठीक ना, जैसे हिंदी में धीरे धीरे रहता है तो धीरे धीरे या जो भी यथा मान लीजिए कह दिया या चा कह दिया, संस्कृत में चा लिख जाता है, चा का मतलब क्या होता है, और होता है, तो इनका कोई विभक्ति इससे कोई मतलब नहीं होता है, ये क्या होते हैं, अव्यय पद होते हैं। ठीक ना, इतनी बात आप जाने रहिए। तो उपगंगा का क्या कह दिया, उपगंगा को करेंगे ह्रस्व, तो यहां पर क्या बन जाएगा, उपगंग बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, कोई डाउट ना रहना चाहिए आपको है ना। तो उपगंग हो जाएगा। उपगंग का यदि नपुंसक लिंग एक वचन में यदि हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा उपगंगम, उपगंगम बनेगा नपुंसक लिंग एक वचन में, और अव्ययी भाव का शुद्ध शब्द यही है उपगंगम है ना। उपगंगा नहीं होगा और ना उपगंग होगा है ना, ये तो उपगंगा, यदि आपने गंगा में उप लगा दिया अव्यय तो उपगंगा हो गया है ना। गंगा पहले शब्द था, उसको अव्ययी भाव बनाने के लिए पहले आपने एक अव्यय पद जोड़ा उप, तो क्या बना उपगंगा। तो कहा अव्यय, ये सूत्र क्या, ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से कहा कि यदि बीच आगे वाला अंतिम वाला वर्ण यदि दीर्घ में रहे तो उसको ह्रस्व कर देंगे, तब क्या पद बना, उपगंग। और उपगंग को फिर जो है नपुंसक लिंग कहते हैं, अव्ययी भाव में नित्य जो है नपुंसक लिंग एक वचन के जैसा रूप रहता है, तो नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगा तो उसके लिए उपगंगम बना देंगे है ना। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये उपगंगम इस तरह से ये सिद्ध हो गया है। ठीक ना, ये अव्ययी भाव वो नपुंसक लिंग एक वचन वाला नहीं लगाएंगे तो ये फिर शुद्ध नहीं रहेगा। ठीक ना, कोई डाउट हो किसी को तो बताइएगा। जी देवव्रत पांडे जी, समझ में आ रहा है, सर पंचगंगम में भी अव्ययी भाव समास होता है। जी बिल्कुल, वो उसका सूत्र दूसरा है। ठीक ना, उसका सूत्र अभी बताएंगे, वो दूसरे सूत्र से हुआ है, लेकिन अव्ययी भाव जहां अव्यय होगा वहां पे नपुंसक लिंग, जैसे पंचगंगा में याद देख लें, लेकिन वो दूसरे सूत्र से हुआ है ना। द्वियमुनम में देखेंगे वो भी दूसरे सूत्र से हुआ है, लेकिन वो जो मकार लगा हुआ है नपुंसक लिंग एक वचन को इंगित करता है, यही जो मकार लगा है वो नपुंसक लिंग एक वचन को इंगित करता है। ठीक ना, आगे उदाहरण देख लीजिए, जैसे उपनदी, उपनदी को कहा कि जैसे अंतिम वाला वर्ण दीर्घ में हो तो उसको ह्रस्व कर देंगे, तो बड़ी ई का छोटी ई कर दीजिए, मतलब ह्रस्व ई कर दीजिए दीर्घ ई का, तो क्या हो जाएगा, उपनदी हो जाएगा है ना। उपनदी का जो है नपुंसक लिंग एक वचन में ये अव्यय पद यही हो जाएगा। ठीक ना, ऐसा नहीं कि इसको उपनदम या उपनदी लिख दें, ऐसा गलत हो जाएगा है ना, ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक ना, तो यही सीट ठीक रहेगा, उपनदी हो गया, यहां पर ह्रस्व और नपुंसक लिंग एक वचन का ये भाव देगा। ठीक ना, कोई डाउट। सर आप बेसिक से कब पढ़ाएंगे, भैया ये बेसिक, अब इससे ज्यादा बेसिक और क्या बताएंगे, बताइए, बेसिक ही तो है, हमने बताया एक एक चीजों को बहुत अच्छे से ले चल रहे हैं ना। आपको इसमें बेसिक नहीं लग रहा है, बताइए कैसे लगेगा, आप बताइए, जैसा समीप के अर्थ में बताए थे। जी वो समीप के अर्थ में था, इसका भी अर्थ समीप के अर्थ में होगा, गंगा के समीप, इसका क्या अर्थ हो जाएगा, गंगा के समीप, समीप अर्थ है, लेकिन ये सूत्र ह्रस्व करने वाला ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से सूत्र यहां पर लगा है, अर्थ वही निकलेगा, आप परेशान मत होइए। ठीक ना, अर्थ वही रहेगा। जैसे देख लीजिए उपवधू, उपवधू का जो है कहता है कि अंत में यदि दीर्घ हो तो उसको ह्रस्व कर दिया जाएगा। देख लीजिए उपवधू में बड़ा ऊ की मात्रा है, आपसे भी उपवधू शुद्ध लिखवाए तो आप भी ध्यान रखिएगा, उपवधू में जो वधू शब्द होता है वो दीर्घ उकार लगा होता है। ठीक है ना, इतना जाने रहिएगा कि उपवधू लिख दें आप है ना। तो ये क्या बन जाएगा,
उपवधु बन जाएगा, ठीक ना। ये सामासिक पद अव्ययी भाव समास में नित्य नपुंसक लिंग हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज जाने रहिएगा। आगे चलें, अगला सूत्र है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, ठीक ना। नोट कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, प्रभृतिभ्य, ठीक ना। शरत प्रभृतिभ्य, प्रभृतिभ्य, ठीक ना। जाने रहिएगा, इसको थोड़ा सा उच्चारण करेंगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अटपटा सा है। शरत प्रभृतिभ्य, प्रभृतिभ्य, है ना। थोड़ा सा तोड़ तोड़ के बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। शरत प्रभृतिभ्य, ठीक ना। शेर बहादुर जी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पढ़िए। जी बिल्कुल, सारी वीडियो पढ़ी है, अभी आप शुरू से देख सकते हैं और जल्दी जल्दी करके आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उपवधु का अर्थ क्या होगा? उपवधु का मतलब, वधु मतलब क्या होता है? पत्नी होता है। या स्त्री के समीप कर दीजिए। उप का जो अर्थ होगा वो समीप के अर्थ में ही है यहां पर, ठीक ना। इतना जाने रहिएगा। अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य, ठीक ना। इसमें नोट कर लीजिए, अव्ययी भाव समास में, नोट करिए सभी लोग, अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में शरद आदि शरद आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है। अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों के साथ क्या शब्दों से समासांत पद में क्या होता है? टच प्रत्यय होता है। समास, अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है, शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है, ठीक ना। ये चीज जाने रहिएगा। अव्ययी भाव जो समास होगा उसमें शरद आदि जो शब्द आएंगे उसमें क्या लगा होगा? टच प्रत्यय लगा रहेगा। अभी टच प्रत्यय का मतलब आपको बता देंगे, ये टच प्रत्यय करता क्या है, ठीक ना। जी, चाहत तिवारी, पत्नी के समीप, जी बिल्कुल, पत्नी के समान नाय, पत्नी के समान नहीं, चाहत जी सत्री के समान। क्या लिख रहे हैं भैया, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, ठीक ना। अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों से समासांत टच प्रत्यय होता है, ठीक ना। इसका देख लीजिए, इसमें विशेष करके लिख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। विशेष करके लिखिए, टच प्रत्यय में या टच प्रत्यय का कर दीजिए, टा को हलंत करके लिख दीजिए, टा का लोप तथा चा को हलंत करके लिख दीजिए, चा का लोप, ठीक ना। तो टा को हलंत करेंगे तो क्या बचेगा? टच में देख लीजिए हलंत लगा नहीं है इसमें, लेकिन टा में हलंत करेंगे तो आ बच जाएगा, है ना। और चा में हलंत लगा हुआ है, चा का हलंत के साथ लोप हो ही जाएगा, तो बचेगा क्या? शेष हर्षो आ बचेगा, ठीक ना। कोई डाउट हो तो बताइएगा। इसमें क्या बचेगा? केवल शेष आ बचेगा, केवल शेष आ बचेगा, ठीक ना। टच में टा को हलंत करेंगे आ निकलेगा, तो आ की तो कोई बात नहीं कहा, लेकिन टा जो हलंत वाला है इसका लोप हो जाएगा, और चा में ऑलरेडी पहले से हलंत लगा हुआ है, इसमें कोई स्वर है ही नहीं है, स्वर से विहीन है, तो टा और चा का लोप हो जाएगा, तो बीच में आ बच जाएगा, वही आ शेष रहेगा, ठीक ना। तो इस आ का जो है यहां पर जुड़ाव होगा, वो चीज आप देख लीजिए, ठीक ना। उदाहरण देखिए, आगे पता चल जाएगा। जैसे उपधन शरद, उप प्लस शरद, शरद हलंत के साथ, हाँ शरद को हलंत के साथ लगाएंगे तब टच का आ जुड़ेगा तो पूरा आ बन जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? इसको पहले लिख लीजिए, उपसरद बन जाएगा, उपसरद ऐसा बन जाएगा, उपसरद ऐसा बनेगा। फिर इसमें टच जोड़ दीजिए, और टच जोड़ेंगे तो टच का क्या बचता है? केवल हर्षो आ बचता है। कोई डाउट तो नहीं लग रहा, कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आसान है। बहुत कठिन लग रहा है गुरुजी? धर्मेंद्र निषाद जी, क्या कठिन लग रहा है?
देख लीजिए, परिभाषा को आप नोट करते चलेंगे तो समझ में आएगा। अव्ययी भाव समास में सरद आदि शब्दों से टच प्रत्यय होता है। सरद देख लीजिए, शब्द आया है, सरद के साथ जो भी आदि शब्द, सरद आदि मतलब सरद के जैसे और शब्द रहेंगे उसमें टच प्रत्यय जुड़ेगा। और टच का मतलब क्या है, टच जो जुड़ेगा उसका टच का क्या रहेगा, सरद जो है हलंत के साथ है, लेकिन टच का जो टच इसका लोप होगा तो टच जब ऐसे देख लीजिए, आप आगे लगता है पुरानी कक्षाओं में नहीं रहे हैं। ये टच यदि मान लीजिए ऐसा लिखा है तो टा को यदि निकालेंगे तो टा में हलंत लगाएंगे, इधर आ निकल जाएगा और फिर इधर क्या बचेगा, इधर चा हलंत के साथ बचेगा, टा का लोप चा का लोप, तो बचा क्या, केवल आ ही तो बचा है ना, वही आ इसमें शेष आ बचेगा। ठीक ना, यही चीज आगे बात कर रहे हैं। देख लीजिए, तो उपधन सरद, तो उपसरद ये ऐसे बन जाएगा, सेम टू सेम है ना। तो इसमें टच का क्या बचता है, आ बचता है। ये चीज हमने पहले की वीडियो वो पहले वाले में अभी बता दिया है, टच का केवल आ बचता है। तब ये पूरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा उपसरद, उपसरद पूरा बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इतना बनाने में कोई डाउट हो तो बताइएगा। इतना बन जाएगा सिया अग्रवाल जी, सब लोग समझते चलिए। देखिए बहुत कठिन नहीं है, लेकिन आप समझेंगे तब सही है ना, आप मन लगाकर समझिए। तो इसको देख लीजिए, इसको नपुंसक लिंग एक वचन में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, उपसर्दम बन जाएगा, है ना, उपसर्दम बन जाएगा नपुंसक लिंग एक वचन में बनाने पर। यहां पर लिख दीजिए एक वचन नित्य होने पर। नित्य आप जानते हैं अव्ययी भाव में नपुंसक लिंग एक वचन नित्य रहता है, नित्य होने पर, नित्य होने पर केवल ये मकार जुड़ा है। ठीक ना, तो उपसर्दम हो गया। उपसर्दम का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ हो जाएगा शरद ऋतु के समीप या शरद ऋतु के समीप, यही अर्थ देगा। ठीक ना, बहुत कठिन नहीं है। टच का मतलब यदि पूछेगा तो टच का मतलब केवल ह्रस्व, तो उपसरद यदि हलंत के साथ रहेगा, इसमें आ जुड़ जाएगा तब जाके मकार जुड़ेगा। यदि हलंत के साथ रहता तो फिर मकार नहीं जुड़ पाता ना, पूरा वर्ड ही नहीं रहता तो फिर इसमें अम जुड़ता तब जाके मकार जुड़ता। नहीं तो अच्छा बताइए, मां भी हलंत के साथ है और दा भी हलंत के साथ रहेगा तो ये कैसे बनेगा, है ना, ये कोई पद ही नहीं बन पाएगा। तो ये वाला जब तक पूरा नहीं रहेगा तब तक आधा वाला अक्षर आगे नहीं आएगा, है ना। ये चीज जाने रहिएगा, देखिए समझने वाली चीजें हैं। ठीक ना, बहुत कठिन नहीं है, आराम से समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। शरद ऋतु के समीप हो गया, है ना। और देख लीजिए एक उदाहरण, प्रतिविपाश, प्रतिविपाश, शरद आदि शब्द, तो आदि कहां है तो शरद के साथ ये विपास भी जोड़ लीजिए कि विपास भी उसी के साथ है ना, विपास में भी वही प्रक्रिया चलेगी। ठीक ना, तो प्रतिधन विपास, इसका क्या बनेगा, इसको इसी तरह आपको कठिन ना लगे उसी तरह कर देते हैं। यहां पे मान लीजिए प्रति है, ठीक ना, ये प्रति है, प्रति प्लस विपास, तो इसका बनेगा क्या, प्रतिविपास, प्रति विपास। ये हलंत के साथ बनेगा, तो हलंत के साथ इसमें फिर क्या जोड़ेंगे, टच प्रत्यय जोड़ने के लिए कहा है अभी परिभाषा में, तो टच का क्या जुड़ता है, केवल ह्रस्व आ जुड़ता है। तब ये क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा प्रति विपास बन जाएगा, है ना, प्रतिविपास बन जाएगा। तो नपुंसक लिंग नित्य होने पर यहां पर जोड़ दीजिए, है ना, ये वाला, तो फिर क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, प्रतिविपासम बन जाएगा ना। कोई डाउट हो तो बताइए, प्रतिविपासम बना लेंगे, इतना है, प्रतिविपासम बनेगा। जब तक नपुंसक लिंग नित्य एक वचन का वहां पे लगाएंगे नहीं तब तक प्रतिविपासम बनेगा नहीं, लेकिन मूल शब्द जो है प्रतिविपास है। ठीक ना, तो ये प्रतिविपासम में पूछ लेगा आपसे कि कौन सा समास है, तो प्रतिविपासम में आप बताइएगा इसमें अव्ययी भाव समास है। और प्रति के अर्थ में आपने विपसा देखा है ना, तो विपसा देखा है तो इसका क्या हो जाएगा, विपासम, विपासम प्रति, विपासम विपासम प्रति, ये इसका समासिक विग्रह हो जाएगा, है ना। विपसा अर्थ आपने देखा होगा कि जहां पर प्रति लगा था, जैसे प्रतिदिनम था तो दिनम दिनम प्रति आपने देखा था, है ना, तो यहां पर भी प्रति लगा हुआ है तो इसका अर्थ क्या, समासिक विग्रह क्या निकलेगा, विपासम विपासम प्रति। ठीक ना, कोई डाउट, इसका भी देख लीजिए, अर्थ निकाल लीजिए। शरद ऋतु के समीप अर्थ में हो जाएगा तो शरद ऋतु के समीप अर्थ का क्या हो जाएगा, शरदा समीपम हो जाएगा। इसको कहां लिख दें, शरदा समीपम। मान लीजिए आपसे समासिक विग्रह पूछ लेगा तो आप ये जाने रहिएगा, उपसर्दम का समासिक विग्रह होगा सरदा समीपम, और इसका हो जाएगा प्रतिविपासम का विपासम विपासम प्रति। ठीक ना, इन दोनों में अव्ययी भाव समास है, कोई डाउट ना रहना चाहिए। किसी तरह का भी डाउट हो तो आप बताइएगा, कहीं पे भी कठिन लग रहा हो तो बताइए। जी रागनी पांडे जी, चाहत तिवारी, नहीं समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ रहा है जी, के चलें। एक सूत्र है अनश्च, अनश्च, ठीक ना, अनश्च में आप नोट कर लीजिए, जिस अव्ययी भाव समास में जिस अव्ययी भाव समास
के अंत में अन रहे, है ना, वह अनंत अव्ययी भाव समास है। वह अनंत अव्ययी भाव समास। देखिए जो टॉपिक आपको थोड़ा सा कठिन लगता है, एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखेंगे, हो सकता है आपको समझ में आ भी जाए। वैसे भी यदि आप मन से ही पढ़ते रहेंगे तो लाइव क्लास में ही आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि नहीं समझ में आ रहा है कि फिर से भूल रहा है तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसे नोट्स बनाते चलेंगे तो सब कुछ आपको सीरियल बाय सीरियल मिलता जाएगा, तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है ना। जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन रहे वह अनंत अव्ययी भाव समास। जैसे आपको शब्द मिलेगा राजन, आपको मिलेगा राजन में अन छुपा हुआ है। अब आप कह देंगे नहीं समझ में आया तो अन कहां है, तब इसको तोड़ लीजिए भैया और क्या बताएं, यहां बड़ा आ निकलेगा और फिर इसको जा में हलंत करेंगे तो छोटा आ निकलेगा और फिर ना के साथ हलंत है ही है, तब यही अन की बात कर रहा है ना। तो अब आपको दिखाई दे दिया गया, मतलब दिखाई दे रहा होगा, कोई डाउट ना होना चाहिए, है ना। तो कह रहा है जिस अव्ययी भाव समास के अंत में अन रहे तो वह अनंत अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। अन वाले पद आपको अभी मिल जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें समासांत तत् प्रत्यय होता है, ठीक ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। देख लीजिए अन रहेगा तो इसका उदाहरण देख लीजिए, उपधन राजन, उपधन राजन। टच वाली बात अभी नहीं बताएंगे, टच वाला अगले उदाहरण में बताएंगे। उपधन राजन ऐसा लिख लीजिए, है ना। उपराजन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा उपराजन, उपराजन ऐसा बन जाएगा, ठीक ना। उपराजन ऐसा शब्द बनेगा, उपधन राजन बराबर उपराजन। उपराजन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन अभी इसमें एक और सूत्र लगेगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, नहीं तो फिर अगली मतलब अगले इसका चरण समझ में नहीं आएगा, ठीक ना। तो देख लीजिए एक सूत्र इसमें लगता है नस्तद्धिते, नस्तद्धिते में नोट कर लीजिए तो फिर ये समझ में आ जाएगा। यह सूत्र अन का लोप करता है, यह सूत्र अन का लोप करता है और फिर टच का आ जुड़ता है, ठीक ना। इतनी बात जान लीजिए। नस्तद्धिते कहता है कि अन का लोप करता है और फिर टच का आ जुड़ जाता है। तो अन किसका, जैसे उपधन राजन हमने देखा, उपधन राजन क्या बना था, उपराजन बना था, उपराजन बना था। तो इसमें अन का लोप हो जाएगा। अन का लोप करेंगे किससे, अन का लोप करने पर, अन का लोप करने पर, अन का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है, नस्तद्धिते, है ना। तो अन का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, उपराज बनेगा, उपराज बच जाएगा ये हलंत के साथ। तब इसमें क्या कहता है, और फिर टच का आ जुड़ता है तो प्लस इसमें टच जोड़ दीजिए, टच का क्या जुड़ता है, आ जुड़ता है। तब यहां पर क्या बन जाएगा, उपराज बन जाएगा। इतने में कोई दिक्कत, तो उपराज बन जाएगा। फिर नपुंसक लिंग एक वचन, मतलब जो नित्य भाव समास होता है ना नपुंसक लिंग एक वचन में, तो वो देख लीजिए। नपुंसक लिंग एक वचन में, एक वचन में क्या बन जाएगा, उपराजम बन जाएगा, ठीक ना। उपराजम आप बना लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। एक उदाहरण और देख लीजिए, उपसीमन, उप प्लस सीमन, उप प्लस सीमन इसी तरह बनेगा, उपसीमम बन जाएगा, ठीक ना। इसका जो बनेगा पद ये उपसीमम बन जाएगा, ठीक ना। इतना जाने रहिए। इसी तरह इसको हल कर लीजिएगा। टच से पहले अन का लोप करिएगा नस्तद्धिते से और फिर इसके बाद टच लगाइएगा। टच में क्या बचता है, आ बचता है। तो फिर टच जब आ लग जाएगा फिर इसके बाद नपुंसक लिंग एक वचन में आपको मकार जोड़ देना है, उपराजम जैसे बना है उसी तरह उपसीमम बन जाएगा, ठीक ना। कोई डाउट नहीं है। अच्छी तरह से इसको पूरा परिभाषा देख लीजिएगा। ये दोनों उदाहरण देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस आज की कक्षा को यहीं पर रोकते हैं, कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।